तो लास्ट क्लास में हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया था। अब हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का मतलब क्या है कि जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स आ जाए। अब मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स का मतलब आपके पास क्या आता है, जैसे आपके पास आ गया x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, या कुछ भी इस तरह से दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में आ जाए। जैसे डिफ्रेंसिएशन में हमने प्रोडक्ट रूल किया था, उसी तरह से हम यहाँ पर दो फंक्शंस जब मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। डिफ्रेंसिएशन में प्रोडक्ट रूल इजी था कि एक का डेरिवेटिव किया सेकंड एज इट इज़, प्लस सेकंड का किया फर्स्ट एज इट इज़। लेकिन यहाँ जब हम करते हैं तो फर्स्ट इंटू सेकेंड में जो फॉर्मूला हमारा लगता है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का, दैट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डीएक्स, और ये पूरा और dx, ये dx किसका है, इस इंटीग्रल का। तो ये फॉर्मूला है आपका बाय पार्ट्स का, जिसे हम बोलते हैं कि अगर u और v दो फंक्शंस हैं या फर्स्ट और सेकेंड उसे हम मान लें तो हम क्या कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड dx। तो अब आपके पास मेन प्रॉब्लम ये आती है कि हम फर्स्ट और सेकेंड किसे लें, कौन से फंक्शन को फर्स्ट लें और कौन से को सेकंड लें। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये आइलेट रूल, जिसे हम ये भी कहते हैं, एनसीईआरटी में ये गिवन नहीं है बट अदरवाइज हम इसी को फॉलो करके बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं। अब आइलेट का मतलब क्या होता है, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, उसके बाद एल से लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा, फिर एल्जेब्राइक फंक्शन आएगा, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज देयर एंड देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज देयर। तो हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो पहले आ रहा है वो फर्स्ट फंक्शन होगा, जो बाद में आ रहा है वो सेकेंड फंक्शन होगा। इसके अलावा हम कहते हैं कि अगर हमारे पास इनवर्स फंक्शन या लॉग का फंक्शन अकेला आ जाए तो हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए इंटू वन करते हैं। जैसे लॉग का फंक्शन आ गया, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करना है हमें, हमारे पास लॉग एक्स का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला अगर आपने लर्न किया है, रेटाफिकेशन डाली है, तो वो कहाँ से आया है, बाय पार्ट से, इंटू वन। तो लॉग एक्स अगर कभी भी अकेला आ जाए तो हम हमेशा उसे इंटू वन करके बाय पार्ट्स लगाते हैं। अगर हमारे पास इनवर्स फंक्शन कभी भी अकेला आ जाए तो इंटू में वन करके हम बाय पार्ट्स लगाएंगे। इसमें बाय पार्ट्स का मतलब ये जो हमने फॉर्मूला ऊपर लिखा है दिस। इसके अलावा अगर कभी भी दो फंक्शंस आते हैं, कोई अकेला आता है तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास, देखो इन दो का नहीं है, एल्जेब्राइक टर्म्स का है, ट्रिग्नोमेट्रिक का है, एक्सपोनेंशियल का है। सिर्फ लॉग फंक्शन का और इन्वर्स ट्रिगो का हमारे पास अलग से अकेले फंक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू इंटीग्रेट दीज फंक्शंस बाय पार्ट्स इंटू वन करके। सेकेंड फंक्शन को हम वन लेते हैं। अब फर्स्ट को हम वन क्यों ले लेते, क्योंकि वन का जब हम डेरिवेटिव करेंगे ना तो वो ज़ीरो आ जाएगा, तो इसलिए हम इसे फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसे सेकंड करके हम उसे इंटीग्रेट करेंगे, चाहे इन्वर्स फंक्शन हो चाहे हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन हो। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मीन्स यू हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल बाय यूजिंग आइलेट टर्म, आइलेट फॉर्मूला, जिसमें हम कहते हैं इन्वर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अकॉर्डिंग हम उसे इंटीग्रेट करते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि आपके पास मान लो एक फंक्शन है x इंटू साइन एक्स, इसे इंटीग्रेट करना है। अब ILATE आइलेट के अकॉर्डिंग देखें तो पहले क्या आता है आपके पास, एल्जेब्राइक फंक्शन, और फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्राइक x हो जाएगा और साइन एक्स है सेकेंड फंक्शन। तो फॉर्मूला क्या कह रहा था कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड
माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड dx। अब ये एक dx इसका आया और इस इंटीग्रल का dx यहाँ आता है लास्ट में, इस पूरे का दिस। तो अब इसे सॉल्व करें, x एज इट इज, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x माइनस, अब ये इंटीग्रल अभी एज इट इज, क्योंकि पहले इसको सॉल्व करेंगे अंदर वाली टर्म को, dx बाई डी एक्स 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज माइनस कॉस x, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन था। अब cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। दैट इज़ योर बाय पार्ट्स, कि हमने इसे इंटीग्रेट किया जब दो फंक्शंस आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। सो वी हैव टू इंटीग्रेट लाइक दिस। अब मैंने एक क्वेश्चन कहा था कि अगर लॉग फंक्शन अकेला आ जाए तो हम इंटू 1 करके बाय पार्ट्स करते हैं। देखो कैसे, इसे फर्स्ट लेंगे और इसे सेकेंड, क्योंकि 1 को अगर हमने फर्स्ट ले लिया तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। मैं अभी फॉर्मूला लिख रही हूँ बट पेपर में आप डायरेक्टली भी कर सकते हो दिस, आप डायरेक्टली ये कर सकते हो, लॉग एक्स एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x dx। सो ये आ जाएगा log x इंटू एक्स माइनस, ये कट गया, फिर 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो log x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस सी। दैट इज़ द आंसर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ log x। तो कभी भी log फंक्शन या इन्वर्स फंक्शन अगर अकेला आता है तो इंटू 1 करके बाय पार्ट्स करते हैं। अगर इसके अलावा कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आते हैं देन वी हैव टू यूज आइलेट रूल, दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, राइट। तो आपके पास 7.6 एक्सरसाइज देखो, तो आपके पास फर्स्ट 9 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपके पास दो फंक्शंस डायरेक्टली गिवन है। फर्स्ट टू 9 में अगर कहीं डाउट है तो किसी क्वेश्चन में पूछो, अदरवाइज वी विल स्टार्ट योर 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या है यही, लेकिन आपको इसको इंटीग्रेट करना है, और हमने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक में जब पावर आ जाए तो हम उसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते डायरेक्टली, राइट। तो हम इसमें क्या करते हैं, मान लो साइन इनवर्स एक्स टी है। अब इसका डेरिवेटिव तो नहीं है कि हम सब्स्टिट्यूशन लगा दें, लेकिन हमने डी एक्स को भी डी टी में कन्वर्ट करना है, तो कैन वी राइट x इज इक्वल टू साइन टी। इसे डिफ्रेंशिएट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू कॉस टी डी टी। 1 हो जाएगा x का डेरिवेटिव साइन t का, कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो dx क्या आ गया कॉस टी डी टी। अब यहाँ हम वैल्यूज पुट करें तो साइन इनवर्स x को हमने डाला था t, और dx की जगह आपके पास क्या आ रहा है कॉस टी डी टी। अब देखो एल्जेब्राइक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल गए, तो हम इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो देखो फर्स्ट फंक्शन ये हुआ, सेकंड ये हुआ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड डी टी। डायरेक्टली कर सकते हैं, टी स्क्वायर साइन टी एज इट इज माइनस 2 बाहर। अब ब्रैकेट स्टार्ट, क्योंकि इंटीग्रेशन शुरू हो रही है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन दोबारा से बाय पार्ट्स लगेगा, क्योंकि टी स्क्वायर से अभी टी हुआ है, और फिर दोबारा इंटीग्रेट करें तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टी का 1 इंटू माइनस ऑफ कॉस टी डी टी। सो व्हाट वी गेट, टी स्क्वायर साइन टी माइनस माइनस प्लस 2t कॉस टी माइनस माइनस प्लस और बाहर माइनस, तो माइनस 2 कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी, राइट। अब यहाँ पर आप देखो तो हमारे पास इन्वर्स का फंक्शन किस टर्म में था, साइन की टर्म में। तो यहाँ पर t की वैल्यू डालने से पहले ध्यान रखना इस स्टेप का, आधा नंबर कट जाता है नहीं तो,
टी की वैल्यू डालने से पहले हर टर्म को टी या साइन टी में कन्वर्ट कर लो, मीन्स कॉस हटा दो। तो कॉस टी को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी -2 साइन टी प्लस सी। अब सब कुछ या तो टी में आ गया या साइन में आ गया। देखो इस कॉस की जगह हमने डाल दिया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ टी। टी क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स होल स्क्वायर साइन टी एक्स प्लस 2 इंटू टी दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन टी क्या था एक्स, तो दिस इज एक्स स्क्वायर -2 एक्स प्लस सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। तो ये आपके पास आता है फाइनल आंसर कि आप जब भी इन्वर्स में कभी भी सब्स्टिट्यूट करते हो तो लास्ट में जो आंसर आपके पास आता है उस आंसर में आप हमेशा, अगर वही सेम टर्म आ रही है साइन इन्वर्स में तो ठीक है, अगर कहीं कोई भी टर्म कॉस में है तो उसे भी पहले साइन में आइडेंटिटी यूज़ करके कन्वर्ट कर लो और फिर टी की वैल्यू पुट करना। दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 10th, राइट। 11th क्वेश्चन देखो तो डायरेक्ट है आपके पास, कॉस इनवर्स एक्स को टी पुट करोगे तो नीचे डेरिवेटिव है, बाय पार्ट्स लगेगा। 12th एज इट इज़। 13th आपके पास अकेला टैन इनवर्स है तो टैन इनवर्स एक्स इंटू 1 करके बाय पार्ट्स लगाओगे, क्योंकि अकेला फंक्शन है आपके पास। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करें तो कैसे, सब्सटीट्यूशन से। तो ये टैन इनवर्स एक्स एज इट इज इंटू एक्स, ये एक्स स्क्वायर मत कर देना, माइनस। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x dx इक्वल टू dt। तो क्या आ जाएगा, x dx इज हाफ dt, तो 1/t आ जाएगा। तो इसे आप डायरेक्टली लिख सकते हो log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, राइट, क्योंकि 1/t हो जाएगा और 1/t का क्या हो जाएगा, log t, और t की वैल्यू डाल दोगे। सो दैट इज योर आंसर। 14th 15th अगेन सेम बाय पार्ट्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 16th, और 16th से पहले हम एक बार करेंगे फॉर्म आपके पास है ई एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फॉर्म। अब देखो ये फॉर्म क्या है, इसे अगर हम देखें ध्यान से तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में एक फंक्शन और फिर उसका डेरिवेटिव। पहचान कहाँ से होगी इस फंक्शन की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी आपके पास आता है तो एक तो अकेला आता है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म या इन्वर्स के साथ आएगा तो हम बाय पार्ट्स करेंगे इसे। और अगर इसके अलावा कभी फंक्शन आपके पास दो टर्म्स के अलावा प्लस माइनस में आता है या डिनोमिनेटर में कोई टर्म आती है तो हम हमेशा ये फॉर्म बनाएंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का 3 तरह से क्वेश्चन आता है, या तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन या बाय पार्ट्स और या हमारे पास ये फॉर्म। अगर ये दोनों फॉर्म नहीं है तो इसका मतलब ये फॉर्म बनेगी। और इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ई एक्स एफ एक्स अलग अलग कर दो प्लस ई रेज टू पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब जिस टर्म का डेरिवेटिव है ना इसमें बाय पार्ट्स लगाना है, इस वाले फंक्शन को जिसमें डेरिवेटिव है उसे एज इट इज छोड़ना है, जिसका डेरिवेटिव है उसे सॉल्व करना है। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ये फंक्शन, क्योंकि आइलेट ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है तो ये पहले आएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डी एक्स, और ये एज इट इज। अगर हमारा क्वेश्चन सही है तो देखो ये इंटीग्रल से इंटीग्रल कटेगा, ई एक्स का इंटीग्रल सेम ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब
इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो एक नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करेंगे कि आपके पास क्वेश्चन अगर है ई रेज टू पावर एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो अब देखो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, ई एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी। साइन का डेरिवेटिव कॉस है तो ई एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स था, तो आंसर क्या आया, ई रेज टू पावर एक्स ऑफ एफ एक्स। सिमिलरली साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो आंसर आएगा ई एक्स ऑफ साइन एक्स। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16th, राइट। 17th क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, x इंटू ई रेज टू पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब देखो टर्म ऐसी आ गई, ऊपर भी x है नीचे भी होल स्क्वायर है और ई एक्स है, तो ना तो ये अकेला है और ना ये बाय पार्ट्स लग सकता है, तो हमें वही फॉर्म बनानी पड़ेगी। और वो फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करें, अब कोई प्लस माइनस तो है नहीं, ई एक्स को तो अलग कर दो, इधर है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट, ऊपर है सिर्फ x। तो अब हमें एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फॉर्म बनाने के लिए न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जैसी टर्म बना दो, जैसे नीचे 1 प्लस एक्स है ना, तो इसमें 1 ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो। देखो उससे क्या होगा, ये एज इट इज ऐसे कर दें, सेपरेट कर दें, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स बचेगा और ये बचेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दिस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव देखो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया डेरिवेटिव। हमें पता है कि इसका आंसर क्या आएगा, ई एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी। 2 नंबर में आता है तो यहाँ तक करोगे, और यही क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स में आ जाएगा तो आप क्या करोगे, इनको इंटीग्रेट करके दिखाओगे। कैसे, ई एक्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स माइनस ई एक्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। और अब इसमें बाय पार्ट्स लगाओगे, ये इंटीग्रल कटेगा एंड देन वी गेट द आंसर। तो अगर 1 मार्क का है तो ये क्वेश्चन तो खैर 1 में नहीं आता, 1 में डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है। 2 मार्क्स में अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो हम इस तरह करके डायरेक्ट आंसर फॉर्म लगाएंगे, और अगर 4 मार्क्स में आता है तो हम इसके बाद सबसे पहले सेपरेट करके ये स्टेप दिखाएंगे और फिर उसे इंटीग्रेट करके शो करेंगे कि येस दिस इज द आंसर, राइट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17th। 18th अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ई एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये है आपके पास। अब देखो सेपरेट तो हम कर सकते हैं क्योंकि ये फॉर्म आपके पास ऐसी है कि बाय पार्ट्स अभी नहीं लग सकता। हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन 1 प्लस कॉस एक्स का हमारे पास फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 दिस। अब ऊपर 2 टर्म्स आ गई, नीचे सिंगल टर्म है तो सेपरेट कर दो, 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर आप देखो तो हर एंगल x बाई 2 है, सिर्फ यहाँ साइन x है, तो साइन x का भी तो फॉर्मूला हमें पता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ऑफ dx। यहाँ से अगर आप देखो तो ई एक्स ऑफ, इसे लिख सकते हैं सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 हाफ प्लस 2 से 2 गया, 1 कॉस से कॉस गया, क्या बचा tan x बाई 2, और tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर, तो इसे आप लिख सकते हो ई रेज टू पावर x ऑफ पहले एफ एक्स और फिर उसका डेरिवेटिव। देखो tan x बाई 2 का डेरिवेटिव
tan x का sec स्क्वायर x बाई टू इंटू डेरिवेटिव ऑफ x बाई टू हाफ, तो आंसर क्या आ जाएगा ex ऑफ tan x बाई टू प्लस c. That is the answer. This is your question number 18th, right? 19th डायरेक्ट है, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव है -1 बाई एक्स स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 19th अगर आप देखो तो आपके पास फॉर्म बन सकती है x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब है इंटू ई रेज टू पावर x. तो अब देखो ई रेज टू पावर x एज इट इज़. मैंने कहा कि जहाँ आपके पास डायरेक्ट फॉर्म नहीं बन रही वहाँ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह बना दो. न्यूमरेटर में है x माइनस 3, डिनोमिनेटर में है x माइनस 1. तो क्या करेंगे -1 -2, -3 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि हमें x माइनस 1 चाहिए अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब. उसमें हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया था, इसमें -3 को ही ब्रेक कर दिया, अलग अलग कर दो. दिस अपॉन दिस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर -2 अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब. देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2 अपॉन एक्स क्यूब. तो ये इसका डेरिवेटिव ये रहा. तो आंसर क्या आएगा ex ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c. राइट. 21st बाय पार्ट्स. और 22nd हमने ऑलरेडी किया हुआ है, सेकेंड चैप्टर में भी किया था, डिफ्रेंसिएशन में भी किया था. क्या कि हमने इसे सब्स्टिट्यूट किया था. x को हमने क्या डाला था tan थीटा. तो dx क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा. तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. दो मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के. एक तो ये कि इसमें बाय पार्ट्स लगा दो फर्स्ट और सेकंड करके, और सेकंड पार्ट आपके पास है कि अगर आप ये पुट कर रहे हो और डेरिवेटिव नहीं निकालते तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा आ रहा है इंटू डी एक्स. 2 बाहर ले लो, साइन इनवर्स से साइन गया थीटा, थीटा की वैल्यू डाल दो वापस tan इनवर्स ऑफ x, और tan इनवर्स x को कैसे करते हैं इंटू 1 करके बाय पार्ट्स लगाते हैं. तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो. अगर dx को रिप्लेस करते हो थीटा के रिस्पेक्ट में तो भी, और अगर वापस x में लेकर आना है तो थीटा की वैल्यू डाल दो tan इनवर्स ऑफ x. तो ये थी आपके पास 7.5 एक्सरसाइज 7.6 एक्सरसाइज बाय पार्ट्स और ex ऑफ fx प्लस f डैश x फॉर्म. तो यहाँ तक आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल कंप्लीट होता है जिसमें प्लस c आता है. राइट. अब अगर हम बात करें डेफिनेट इंटीग्रल की, डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है जिसमें हमारे पास लिमिट्स गिवन होती हैं. लिमिट्स इन द फॉर्म कि जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान लो कि 1 to 5 x dx. अब तक क्वेश्चन आता था कि इंटीग्रल करो सिर्फ x को, तो हम लिखते थे x स्क्वायर बाई 2 प्लस c. लेकिन अब उसने उसकी कोई लिमिट दे दी कि फंक्शन जो है ये इंटीग्रल जो है ये 1 to 5 तक लाई करेगा बस. तो जब आपके पास लिमिट्स गिवन होती हैं तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल. तो डेफिनेट इंटीग्रल के लिए क्या करते हैं, पहले तो x का इंटीग्रेशन सेम रहेगा x स्क्वायर बाई 2. इसमें प्लस c नहीं आता कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. क्यों नहीं आता? क्योंकि आपके पास डेफिनेट है, क्योंकि लिमिट्स दी हुई है, लिमिटेशन है. तो लास्ट में हम इसमें लिमिट्स पुट करते हैं. तो लिमिट दी हुई है 1 to 5, तो हम क्या करते हैं हाफ बाहर. अपर लिमिट पूरे x के फंक्शन में पहले अपर लिमिट डाल दो माइनस लोअर लिमिट, x को 1 से रिप्लेस कर दो. तो हाफ ऑफ 25 माइनस 1 दैट इज 24/2 दैट इज 12. तो आंसर कैसा आया? डेफिनेट. इसलिए हम इसे कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल. तो डेफिनेट इंटीग्रल कब होगा? जब आपके पास लिमिट्स गिवन होंगी. अगर आपके पास फंक्शन में लिमिट्स गिवन हैं तो वो डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है. राइट.
अब अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, मान लो ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो हम बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर देते थे। कैसे? सब्सटीट्यूशन से, कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट किया, 2x उसका डेरिवेटिव है, यही करते थे हम। देखो, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 2x डी एक्स इक्वल टू आपके पास आ गया dt। तो ये क्या आ गया? 1 अपॉन टी डी टी, और इसे हम कहते थे लॉग टी, प्लस c करते थे। लेकिन अब क्वेश्चन में अगर यहाँ पर आपके पास 1 to 2 की लिमिट आ जाए, तो आपके पास 1 to 2 की लिमिट आ गई। अब देखो, ये लिमिट किसकी थी? x की फॉर्म में। हमें लिमिट किस में चाहिए? t में। क्यों? क्योंकि फंक्शन t में है, हमने इंटीग्रेट किया है t के रिस्पेक्ट में। तो एक मेथड तो कहता है कि अगर लिमिट को आप x की फॉर्म में रखते हो तो आप t की पहले वैल्यू डाल दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर लिमिट्स पुट कर दो। दूसरा मेथड कहता है कि लिमिट्स को भी t में कन्वर्ट कर दो, कि अगर x आपके पास 1 है तो t कितना होगा। अगर मैं x को इसमें 1 डाल दूं तो t हो जाएगा 2, और अगर x आपके पास 2 है तो t कितना हो जाएगा आपके पास? 1 प्लस 4 दैट इज़ 5। तो यहाँ जो लिमिट 1 से 2 थी, वो लिमिट अब क्या हो गई? 2 से 5। अब यहाँ हमें वापस t की वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि t की वैल्यू डालेंगे तो फिर x में आ जाएगा। तो दैट इज़ log 5/2 इज़ द आंसर। तो अगर आप लिमिट्स चेंज करते हो सब्स्टिट्यूशन में, तो वेल एंड गुड, कि आपने t की वैल्यू पुट नहीं करनी, डायरेक्टली लिमिट डाल देनी है। लेकिन अगर आपने लिमिट्स को चेंज नहीं किया तो पहले t की वैल्यूज़ डालो और फिर उसके बाद x की लिमिट्स को इसमें पुट कर दो। सो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बट 90% कोशिश किया करो कि अगर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो डेफिनेट इंटीग्रल में, तो लिमिट्स को साथ के साथ चेंज कर दो, क्योंकि जैसे ही साथ के साथ चेंज करोगे क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है। 7.8 तो आपके सिलेबस में नहीं है, 7.9 और 7.10 दोनों एक्सरसाइजेज इसी से हैं, जिसमें 7.10 की अगर मैं बात कहूँ तो 7.10 में आपके पास अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो तो आपके पास क्या है? 0 से 90 अंडर रूट ऑफ साइन 5 इंटू कॉस रेज टू पावर 5 फाई डी 5 ये है। अब इसमें अगर आप देखें तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। पावर कैसी है? ऑड, तो इसे हम ब्रेक करेंगे। 0 to 90 अंडर रूट ऑफ साइन 5, ये हो जाएगा आपके पास cos 4 इंटू कॉस। ऑड में हम हमेशा ब्रेक करते थे। 0 to 90 ये एज इट इज़। cos रेज टू पावर 4 को हम क्या लिखते थे? cos स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू cos 5 डी 5। दिस इज अगेन सेम 0 to 90, दिस इज साइन 5, और इसे क्या लिखते थे? 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 होल स्क्वायर cos 5 डी 5 दिस। अब हम यहाँ पर लगा सकते हैं सब्स्टिट्यूशन। अगर हम यहाँ पर साइन को t पुट करें तो cos उसका डेरिवेटिव है dt, राइट। लिमिट 0 to 90 है, बेटर है लिमिट को भी चेंज कर दो। अगर x 0 तो इस 0 को सॉरी 5 है x की जगह, अगर 5 0 तो साइन 0 क्या हो जाएगा? 0, तो t 0 आ गया। और अगर 5 आपके पास 90 है तो साइन 90 कितना हो जाएगा? 1, तो t क्या हो गया? 1। तो जो लिमिट आपके पास अब तक 0 से 90 थी, वो लिमिट हो गई 0 to 1। दिस इज रूट t 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू dt। नाउ यू हैव टू ओपन दैट स्क्वायर, ये एज इट इज रहने दो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, रूट से अंदर मल्टीप्लाई करो, t रेज टू पावर हाफ प्लस t रेज टू पावर हाफ प्लस 4 9/2, t रेज टू पावर हाफ प्लस 2
5/2। इंटीग्रेट करो और डायरेक्टली लिमिट्स पुट कर दो अपर माइनस लोअर, क्योंकि अब हमें वापस t की वैल्यू नहीं डालनी, क्योंकि आपने लिमिट्स को t में कन्वर्ट कर दिया। तो t⁻³ 3/2 3/2, तो 2/3 हो जाएगा। t⁻11/2 इंटू 2/11, t⁻7/2 इंटू 2/7, तो 4/7 ये आ गया। अब इसमें प्लस सी नहीं आता, लिमिट 0 to 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पूरे फंक्शन में पहले t को 1 डाल दो, दिस माइनस लोअर लिमिट 0 डालोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो इसे जब सॉल्व करोगे वी गेट द आंसर। सो क्वेश्चन में कभी भी डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आए तो हमेशा आपने उसे इस तरह से इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन तो हमने पहले किए हुए हैं, सिर्फ डेफिनेट का था, लिमिट्स गिवन थी, तो इसलिए हमने उसे इस तरह से सॉल्व किया। हाँ जी मैम, इसमें जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमको x की वैल्यू मतलब चेंज करनी है, लिमिट की वैल्यू। हाँ, चेंज कर दो, क्योंकि देखो चेंज करते हैं ना तो हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब देखो यहाँ पर अगर चेंज नहीं करते मान लो, तो t की जगह sin phi डालते तो क्या आता, sin phi raised to power 3/2, sin phi raised to power 11/2, sin phi raised to... हाँ, जो phi इक्वल्स आपने pi/2 पुट किया ना, वो बोल रहा हूँ यहाँ ना। यस मैम। हाँ, तो इसी की बात कर रही हूँ बेटा, मैं इसी के लिए तो बोल रही हूँ। अगर आप लिमिट्स चेंज नहीं करते तो आपको t की यहाँ पर पहले वैल्यू डालनी पड़ती ना sin phi, और फिर sin phi में ये लिमिट डालते 0 से 90 वाली। अब जब हमने 0 से phi को चेंज कर दिया 0 से 1 में, हमने लिमिट चेंज कर दी, जो 0 से 90 की लिमिट थी अब वो t में 0 to 1 हो गई, तो हमें यहाँ पर t की वैल्यू नहीं डालनी पड़ेगी ना, sin phi नहीं डालना पड़ेगा, तो डायरेक्टली लिमिट्स डाल देंगे 0 to 1, तो ईजिली सॉल्व हो गया। अगर हम नहीं करते तो हमें यहाँ पर t की वैल्यू डालनी पड़ती। t हमने क्या सपोज किया था, sin phi, तो हमें यहाँ पर जहाँ पर t है वहाँ हमें sin phi डालना पड़ता पहले, और फिर उसके बाद हम उसमें लिमिट डालते 90 और 0, राइट। तो इसलिए बेटर रहता है कि लिमिट्स को पहले चेंज कर दो साथ के साथ सब्स्टिट्यूशन में, ताकि आपके पास लिमिट्स और इजी हो जाए और आपका स्टेप्स भी बच जाता है। नहीं तो वैल्यूज डालते हैं वापस और फिर पुट करते हैं। ठीक है मैम, जो मैम तो पता कैसे चलेगा कि हमें चेंज करना है? अपने इससे पहले एक और एक्सरसाइज आती है जिसमें हम चेंज नहीं करते। नहीं, वो आपकी मर्जी है, अगर उसमें भी चेंज करोगे तो आंसर मिलेगा उसमें भी। वो 7.9 की बात कर रहे हो आप, 7.9 में देखो आपके पास सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा ना, इसमें सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। आपने sin phi को t पुट किया है, सब्स्टिट्यूशन यूज किया है, लेकिन लास्ट जैसे ये क्वेश्चन था हमारे पास, इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो देखो सब्स्टिट्यूशन नहीं था, x था, x का इंटीग्रेशन तो x²/2 डायरेक्ट आ गया, तो डायरेक्ट आपने लिमिट पुट कर दी अपर माइनस लोअर। लेकिन जहां आपने सब्स्टिट्यूशन यूज किया वहां आपने लिमिट्स को चेंज करना है। तो लिमिट्स हम वहां चेंज करते हैं जहां हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, जहां डायरेक्ट हो रहा है वहां तो जरूरत ही नहीं है। अब जैसे आपके पास 7.9 का ही 10th क्वेश्चन है, अब आपके पास क्या है, वो 0 से 1 dx/1 + x²। अब ये है क्वेश्चन, अब इसमें 1/1 + x² का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, और लिमिट 0 to 1, राइट। तो अब इसमें क्या करोगे, डायरेक्ट लिमिट्स डालोगे, tan इनवर्स ऑफ 1 - tan इनवर्स ऑफ 0, तो 1 को tan 45 लिखकर ये 45 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है आपके पास। जहां सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे सिर्फ वहीं पर लिमिट्स चेंज करनी है आपने। ठीक है, तो ये तो अब इसके बाद जो आपके पास आती है एक ही एक्सरसाइज रह गई, प्रॉपर्टीज वाली, राइट। बाकी आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। प्रॉपर्टीज़ मैं बता देती हूँ एक बार कि क्या है प्रॉपर्टीज़ और कैसे यूज़ करनी है, उसके बाद आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करना, और अगर इसमें कहीं कोई डाउट हो तो फिर वो हम कल डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल्स सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्वेश्चंस इसके आप ट्राई करना, पहले मैं सिर्फ एग्जांपल दूंगी कि कैसे करना है, राइट।
अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल की बात करें तो सबसे पहले ये हम यूज़ कब करते हैं, पेपर में 90% नहीं लिखा होता कि प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल सिर्फ तब यूज़ करते हैं जब डेफिनेट इंटीग्रल हो। तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है आपके पास ये 0 to a f of x dx। इसका मतलब क्या है कि जब लोअर लिमिट आपके पास 0 हो और अपर लिमिट कुछ भी हो तो हम उस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ x को रिप्लेस कर दो अपर लिमिट माइनस x से, f ऑफ a माइनस x, राइट। 0 to a f of x dx, जब लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट कुछ भी हो तो जो फंक्शन गिवन हो उसमें जहाँ x है उस x को रिप्लेस कर दो a माइनस x से, अपर लिमिट माइनस x से। क्लियर। अगर ये करने के बाद फंक्शन चेंज हो जाता है, कैसे, जैसे आपके पास क्वेश्चन आया 0 से 90 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, दिस। अब इसको अगर आपने इंटीग्रेट करना है तो हम कहते हैं कि 0 से 90 साइन स्क्वायर x को डाल दो अपर लिमिट माइनस x। अब ये 90 माइनस x से साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस में। फंक्शन था साइन स्क्वायर, क्या बन गया, कॉस स्क्वायर, चेंज हो गया। तो जब आपके पास कभी भी क्वेश्चन आए तो उसे मान लेना कि लेट इट इज इक्वल टू i। तो ये i के इक्वल चल रहा है। तो फर्स्ट ये था जो गिवन है, सेकंड हमने वो माना जो चेंज हुआ है। तो दोनों को ऐड कर दो 1 + 2। तो लेफ्ट हैंड साइड i + i क्या हो जाएगी, 2i, और ये क्या हो जाएगा 0 to 90 साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 to 90 कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसे आप 0 to 90 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट आ गई 0 to 90, कोई सब्स्टिट्यूशन यूज़ नहीं किया। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i कितना आ गया π/4। यही क्वेश्चन हमने वैसे भी किया हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x/2 करके, और इसी क्वेश्चन को हम प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आई कि अगर आपके पास लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट कुछ भी हो तो x को a माइनस x से, अपर लिमिट माइनस x से रिप्लेस करेंगे और इस तरह से हम उसे इंटीग्रेट करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है कि अगर आपने 0 to a f of x dx किया और इसमें आपने x को a माइनस x से रिप्लेस कर दिया और a माइनस x से रिप्लेस करने के बाद वापस फंक्शन सेम आ गया, फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ट्वाइस करके और अपर लिमिट को हाफ कर देंगे, दिस। और अगर 0 to a f of a माइनस x डालने से फंक्शन सेम आ गया लेकिन विद नेगेटिव साइन, तो डायरेक्टली हम आंसर को 0 कर देते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ये प्रॉपर्टी कि अगर a माइनस एक्स डाला फंक्शन चेंज हो गया तो दोनों को ऐड करके या डायरेक्टली इंटीग्रेट किया। अगर a माइनस एक्स डालने से फंक्शन सेम आ गया तो ट्वाइस करके अपर लिमिट को हाफ किया और फिर वापस वही a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर फंक्शन नेगेटिव आ गया तो डायरेक्ट आंसर को लिखेंगे 0। तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास आती है कि अगर -a to a हो फंक्शन तो हम फंक्शन को इवन और ऑड चेक करते हैं कि फंक्शन में x को -x से रिप्लेस करते हैं। अगर -x से रिप्लेस करने से भी फंक्शन सेम आ जाता है तो हम इसे ट्वाइस करके लोअर लिमिट को 0 करते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। ये कब करना है, जब फंक्शन आपके पास इवन आ गया।
और अगर x को माइनस एक्स डालने से फंक्शन माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाता है, मीन्स फंक्शन कैसा आ गया, ऑड, तो डायरेक्टली हम आंसर लिखते हैं 0। 1 मार्क के क्वेश्चन में जनरली इस तरह से प्रॉपर्टी यूज़ होती है कि आंसर 90% 0 आता है। अगर माइनस ए टू ए, माइनस 1 to 1, माइनस 90 to 90, माइनस पाई टू पाई, अगर ऐसी लिमिट आती हैं तो हम फंक्शन को इवन और ऑड चेक करेंगे। अगर इवन होगा तो ट्वाइस करके लोअर लिमिट को 0 करेंगे और फिर वापस फर्स्ट प्रॉपर्टी पे जाएंगे। अगर फंक्शन ऑड आएगा तो डायरेक्टली आंसर को 0 करेंगे। लास्ट जो प्रॉपर्टी इसमें यूज़ होती है वो होती है मॉड की, कि अगर फंक्शन आपके पास मॉड में है, जैसे a टू बी एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो ये जनरली हमारा यूज़ होता है किसी भी दूसरी लिमिट से हम इसे ब्रेक कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स जहाँ c जो है वो लाई करता है a और b के बीच में। ये समझ तब आती है जब प्रॉपर्टी मॉड में हो। देखो मान लो ये है क्वेश्चन और ये दिया हुआ है 1 to 7 जस, तो x की कौन सी वैल्यू डालें जो फंक्शन को 0 कर रही है, 5। इसका मतलब ये फंक्शन 5 पर ब्रेक होगा, 1 से 5 और 5 से 7। 1 से 5 के बीच की कोई भी वैल्यू इसमें डालें, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, फंक्शन कैसा आ रहा है, नेगेटिव, तो बाहर माइनस लगाकर सेम फंक्शन लिख दो। और अगर 5 से 7 के बीच की वैल्यू 6 डाल देते हैं तो फंक्शन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, तो प्लस ऑफ x माइनस 5dx। अब सिंपल इंटीग्रेट करोगे और अपर माइनस लोअर लिमिट डालोगे। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं। जहाँ मॉड का क्वेश्चन है वहाँ फंक्शन ब्रेक होगा, लिमिट ब्रेक होगी। जहाँ माइनस a टू a है वहाँ इवन ऑड चेक करोगे। जहाँ 0 to a है वहाँ 3 केसेस बनेंगे, फंक्शन चेंज हो रहा है तो कैसे करना है, सेम आ रहा है तो ट्वाइस करके लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट हाफ करनी है, और नेगेटिव आ रहा है तो डायरेक्ट आंसर 0 करना है। तो ये प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चंस एक बार ट्राई करो। कल हम इसके क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स लेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करके इसके डाउट्स लेके देन वी विल स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल।